एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ स्पार का एक नया एपिसोड लेके। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें वापस से सेक्ट लीडर जीवुये के हॉल से दिखाई जाती है, जहाँ पे कि जीवुये आवाज लगा करके अपने एक एल्डर को बुलाता है। तो वो एल्डर भी आते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर आखिर क्या हुआ है, आखिर आप इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हैं? जीवुये कहते हैं कि उस कमीने कुतिया के बच्चे को ढूंढो, जिसने भी ज़ूफेन को यहाँ पर साफ सफाई की ड्यूटी के लिए भेजा था। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें शाम का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि सभी लेबर डिसाइपल्स, सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स की घरों की साफ सफाई करके वापस से अपने लेबर ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। अभी क्विलिंग उन सभी डिसाइपल्स को देख यूलिंग से कहता है कि हम लगभग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मगर लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और देख करके ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। तो ये सुन यूलिंग भी हंसते हुए कहती है, हाँ सेक्ट लीडर सचमुच बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पर्सन है। तो किसी भी छोटी से छोटी गलती पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब तक तो कई सारे मजदूर लेबर सेक्ट लीडर को सेटिस्फाइड करने में फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी है। वो बच्चा बस अभी अभी तो आया था, उसे सीधा पहली बार ही सेक्ट लीडर के घर पे भेज दिया गया, तो वो लड़का जरूर ही इस चीज में फ्लॉप हो गया होगा। तो इसका मतलब तो क्लियरली यही है कि वो लड़का कभी भी वापस आने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद यूलिंग अब और भी ज्यादा जोर जोरों से हंसने लगती है और तभी अचानक से हमें उसके ऊपर से किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वो बंदा आते ही लेबर डिसाइपल्स के बीच में लैंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जमीन में एक जोरदार धमाका होता है। इस वजह से बाकी के लेबर डिसाइपल्स अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हमें उस धमाके के बाद में धुआं हटते ही उसी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ टाइम पहले सेक्ट लीडर जीवुये से बात कर रहे होते हैं। अब इधर वो एल्डर आते ही सीरियस तरीके से सामने की ओर देखते हैं, कहते हैं कि इस लेबर ऑफिस के सभी मैनेजर्स जल्दी से बाहर आओ। इधर क्विलिंग भी उस एल्डर को देख कहता है कि क्या ये कहीं सेक्ट लीडर के हॉल के एग्जीक्यूटिव एल्डर सन तो नहीं है? तो अब तभी यूलिंग कहती है, ओह फिर तो ये यहाँ पर जरूर से यहाँ पर हमें सेक्ट लीडर के हॉल से उस लड़के की बॉडी को लाने के लिए इन्फॉर्म करने के लिए आए होंगे, वरना इसके अलावा तो इनके आने की और कोई बात तो हो नहीं सकती। तो अब इसी के साथ में हमें एल्डर युआन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव सन को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव सन आपकी प्रेजेंस में मैं आपको हॉनर पेश करता हूँ। मैं युआन जिंगान हूँ, इस लेबर ऑफिस का मैनेजर। तो अब तभी वो एग्जीक्यूटिव सन चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, तुमको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज कौन है? तुम तो सिर्फ यहाँ पर नाम के मैनेजर हो, बस इतना ही। इसलिए जाओ और जाकर के यूलिंग और क्विलिंग को मेरे सामने लेकर के आओ। तभी उस एग्जीक्यूटिव सन के इतना कहते ही उनके सामने यूलिंग और क्विलिंग दोनों ही आ जाते हैं। आते ही उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स एग्जीक्यूटिव सन, हमें बताएं कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं। तभी एग्जीक्यूटिव सन कहते हैं कि ऑर्डर्स, इस चीज की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी ऑर्डर्स देने पर जल्द ही मेरा सिर भी चांदी की थाली पर सजा दिया जाएगा और मुझे भी तुम्हारे साथ नर्क में खींच लिया जाएगा। कहने के बाद एग्जीक्यूटिव सन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम लोगों ने किस प्रकार के डिसाइपल को सेक्ट लीडर के हॉल में साफ सफाई करने के लिए भेजा था? उसने न सिर्फ साफ सफाई बेकार की, बल्कि उसने उस जगह को बर्बाद कर दिया। उसने ऑलमोस्ट पूरे हॉल में तोड़फोड़ मचा दी है। तो अब इधर एग्जीक्यूटिव सन की ये सारी बातें सुनने के बाद में क्विलिंग मनी मन खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये हमारी ही गलती है, प्लीज एग्जीक्यूटिव सन अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। साथ यूलिंग भी अपने मन में कहती है कि हाँ वो पक्का से मारा जा चुका होगा। इतना सोचते ही यूलिंग एग्जीक्यूटिव सन से कहती है, एग्जीक्यूटिव सन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग उस लड़के की बॉडी के साथ डील कर लेंगे और सेक्ट लीडर के हॉल के एक एक कोने को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। तो तभी एग्जीक्यूटिव सन कहते हैं कि क्या उसकी बॉडी? मैंने अभी तक किसी भी लाश के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अब तभी एग्जीक्यूटिव सन की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग और यूलिंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और फिर यूलिंग कहती है कि क्या ये हो सकता है सेक्ट लीडर ने उस लड़के को इस दुनिया से पूरी तरीके से ही साफ कर दिया हो? एग्जीक्यूटिव सन कहते हैं कि सपने देखना बंद करो, वो लड़का वहाँ से जा चुका है, वो सेक्ट लीडर के हॉल में नहीं है। ये सुन यूलिंग और क्विलिंग दोनों ही के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या वो भाग चुका है? क्विलिंग कहता है कि एग्जीक्यूटिव सन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लड़का बिल्कुल भी यहाँ से बच करके नहीं निकल सकता और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पूरे एंटायर सेक्ट में उस लड़के को ढूंढ करके यहाँ पे पकड़ ले आऊंगा और हम लोग इस चीज में इनर और आउटर डिसाइपल्स में से किसी को भी बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो अब तभी एग्जीक्यूटिव सन उसकी ये बात सुन चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, क्या उसकी खोज? आखिर उसकी खोज करने के लिए किसने कहा है, जबकि सेक्ट लीडर ने खुद से उसे वहाँ से जाने दिया है। यहाँ तक कि सेक्ट लीडर उसे उसकी इन गलतियों के लिए भी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं।
और उन्होंने कहा है कि कोई भी जूफेन को टच नहीं करेगा। तो अब इधर एग्जीक्यूटिव सन की ये बात सुनने के बाद तो क्विलिंग और यूलिंग उन दोनों को तो एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। उनकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी से एग्जीक्यूटिव सन को ही देख रहे होते हैं। फिर उस झटके से निकलने के बाद वो दोनों ही हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या सेक्ट लीडर ने खुद उसे पर्सनली जाने दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी उसे छुएगा नहीं। तभी एग्जीक्यूटिव सन भी कहता है हाँ, यहाँ तक कि उनके और पास इतने सालों तक रहने के बावजूद भी मुझे भी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मगर ये खुद सेक्ट लीडर के डायरेक्टली मुझे ऑर्डर्स हैं, कोई भी जूफेन को टच नहीं करेगा। और जिस भी कमीने बास्टर्ड ने उसे सेक्ट लीडर के घर में साफ सफाई करने की ड्यूटी दी है, वो अभी के अभी बाहर आए। सेक्ट लीडर को वो खुद पर्सनली पंचिंग बैग के तौर पर चाहिए। तो अब इधर ये बात सुनकर के तो भाई दोनों लोगों की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। और तभी क्विलिंग डर के मारे थोड़ा इधर उधर देखने लगता है। तभी वो लेवर डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल को चिल्लाते हुए कहता है, ज़ैंग फुगई, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें सेक्ट लीडर के घर पे साफ सफाई करने के लिए भेजा था, तो फिर आकर तुमने अपनी वजह जूफेन को वहाँ पर क्यों भेज दिया? वो लेवर डिसाइपल ज़ैंग फुगई भी क्विलिंग की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान और घबरा गया होता है। कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो वेनरेबल सुई के घर पर साफ सफाई के लिए भेजा गया था। उसी वक्त क्विलिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और गुस्से में उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुमसे कहा था कि सेक्ट लीडर के घर पे जाकर के साफ सफाई करो, मगर तुमने अपनी जगह पर वहाँ पर जूफेन को भेज दिया। तो क्या तुम ये नहीं जानते थे कि सेक्ट लीडर के घर पे सिर्फ ज्यादा अनुभवी लोगों को ही भेजा जाता है? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अब कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ और मर के नर्क में जाओ। इतना कहकर के क्विलिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए डिसाइपल को हवा में उड़ाता है और उसके ऊपर अपना प्रेशर डालते हुए वहीं पे हवा में पिचका कर मार डालता है, जिससे उसकी बॉडी के भी चिथड़े हो जाते हैं। इतना करने के बाद में क्विलिंग एग्जीक्यूटिव सन के सामने झुकता है और उनसे कहता है, एग्जीक्यूटिव सर, मैंने अपराधी के साथ निपट लिया है, अब आगे बताएं कि सर आपके आदेश क्या है? अब ये सुनने के बाद एग्जीक्यूटिव सन उसकी ओर घूर करके देखता है और फिर उन दोनों से कहता है कि क्विलिंग, यूलिंग, मुझे इस चीज से कोई परवाह नहीं है कि तुम लोग अपने कौन से पर्सनल खेल खेल रहे हो, मगर ये सब सेक्ट के मामलों से दूर ही रहने चाहिए, वरना तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो तभी वो दोनों ही इस बात के लिए एग्री होते हुए उनको ग्रेट करते हैं। तो तभी एग्जीक्यूटिव सन उनसे कहते हैं, आल्सो मैंने कई डिकेड सालों के बाद में मैंने सेक्ट लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखा है, मगर लेकिन इससे भी रेयर से रेयर बात तो ये थी कि उन्होंने इस बात को बोतल में बंद कर दिया था। तो क्या तुम इसका मतलब जानते हो कि वो लड़का जूफेन भले ही लेवर डिसाइपल हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस चीज को अगली बार कभी भी ना करो। अब इधर एग्जीक्यूटिव सन की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग और क्विलिंग दोनों ही और भी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। इसी के साथ में एग्जीक्यूटिव सन उन लोगों से आगे कहते हैं कि अब जबकि मेन कल्प्रिट को सजा मिल चुकी है, अब मैं अपनी इस प्रोग्रेस की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि अब तुम लोग अपना व्यवहार अच्छा रखना। के साथ एग्जीक्यूटिव सन वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। इधर यूलिंग और क्विलिंग भी उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसी के साथ में हमें उनके घबराए हुए चेहरे को भी दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही घबराते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। कि दूसरी ओर एल्डर युआन उनसे हंसते हुए कहते हैं, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि जूफेन बिल्कुल भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, मगर लेकिन आप लोगों ने तब मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, और अब देखो ये क्या हुआ है। अब एल्डर युआन की बात सुनने के बाद में वो दोनों ही लोग काफी ज्यादा चिढ़ते हुए उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, मुंह बंद रखो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी इसी फनी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल में आसमान का सीन दिखाया जाता है, रात में चांद निकला हुआ होता है। वहीं पे उस घनी रात में जंगलों के बीच से एक लड़का बिल्कुल अकेला आराम से जंगल में चलता हुआ आ रहा होता है। गाइस, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे इस मनहुआ का मेन कैरेक्टर हीरो जूफेन होता है। अभी उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं और उसे आवाज लगा करके उसे पुकारते हैं। जूफेन भी उसी ओर मुड़ करके देखता है जहाँ से कि उसको आवाज आई होती है। तभी उसे अपने सामने से यूलिंग और क्विलिंग दिखाई देते हैं। यूलिंग जूफेन से कहती है कि आखिर तुम इतने समय तक कहाँ भटकते रहे हो? तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता था कि टास्क खत्म हो जाने के बाद में तुम्हें वापस लौट करके आना है? तो जूफेन कहता है कि नहीं, मुझसे तो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनकर के यूलिंग अपने दांत पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर अब क्योंकि वो जूफेन को टच भी नहीं कर सकती इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहती। तो क्विलिंग जूफेन से कहता है कि अब जब
तभी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम्हें इस सब के बारे में पता भी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और सबको जाने देता हूँ। अगर अगली बार तुमने फिर से कुछ ऐसा किया तो मैं उसके लिए तुम्हें पनिश जरूर करूंगा। क्विलिंग की ये बात सुन ज़ूफेन वहाँ से डायरेक्टली जाते हुए उससे कहता है कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इसका इंतजार करूंगा। कह करके ज़ूफेन वहाँ से चला जाता है कि यूलिंग गुस्सा होते हुए कहती है, कमीना बच्चा इस बात के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है और इसकी आंखों में मुझे जरा सी भी शर्म दिखाई नहीं दे रही है। क्विलिंग कहता है कि हाँ, मगर लेकिन इस लड़के के पीछे जरूर ही कुछ ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी की वजह से यहाँ तक कि हमारे सेक्ट लीडर भी इस बच्चे के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम इस लड़के को बिल्कुल भी टच ना करें। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता ना चल जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है, और जब एक बार हमें इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा तब हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। अब इधर क्विलिंग के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें ज़ूफेन को कहीं पे कल्टीवेट करता हुआ दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और हमें बताता है सबके बाद यूलिंग और क्विलिंग ने ज़ूफेन को आगे कोई भी कहीं भी साफ सफाई करने का टास्क नहीं दिया और ज़ूफेन ने अपने अगले 2 महीने एकदम आराम से और एकदम लापरवाह बिताए। उसने ज़ीवुये की सारी एडवाइसों को टोटली इग्नोर कर दिया और इस लेबर ऑफिस में कल्टीवेट करने के लिए उसके पास सारी जरूरी शांति की स्थिति इस समय उसके पास थी। और कभी कभी वो ब्रॉड मेंटेलिटी वाले ओल्ड मैन के साथ डैड के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत किया करता था। ज़ूफेन इन कुछ महीनों में बहुत ही अधिक खुश रहा, मगर इसके बाद वो और ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह सकता। उसी समय डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इनर सेक्ट के प्रमोशन की शुरुआत हुई और ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोई इस चीज की परवाह नहीं की। तो अगर कहानी सुनाने वाले के इतना सब बताने के बाद ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें लेबर ऑफिस का ही किसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे कि सभी डिसाइपल्स एक साथ गैदर हुए होते हैं। वहीं पे हमेशा की तरह उन लोगों के सामने यूलिंग, क्विलिंग और एल्डर युआन खड़े होते हैं। तभी क्विलिंग सभी डिसाइपल्स से कहता है, हम लोगों ने आज तुम्हें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर गैदर किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटर डिसाइपल की प्रमोशन की स्टेज हमारे लेबर ऑफिस के ऊपर ही निर्भर करती है, इसलिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि अगर 3 दिनों के बाद कुछ भी जगह से बाहर निकल जाता है और ये कंपटीशन आयोजित ना हुआ जा सका तो ये तुम लोगों के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अब जब सभी डिसाइपल क्विलिंग की सारी बातें सुनी रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन कहता है कि ये तो सिर्फ एक फाइट है, आखिर इस सब का दिखावा करने की क्या जरूरत है, या फिर क्या आउटर डिसाइपल्स इतने ज्यादा यूजलेस हैं कि वो बिना स्टेज के लड़ भी नहीं सकते, और उनकी इस स्टेज फाइट से तो हमारा अशूरा सर्कल ही काफी ज्यादा बेहतर है। तो अब ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में एल्डर युआन अपने मन में कहते हैं, ये तो फिर से ज़ूफेन है, पिछले 2 महीनों से ये इन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है, मगर लेकिन फिर भी ये लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें क्विलिंग की ओर दिखाया जाता है कि गुस्से में चलाते हुए ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन इस तरीके से कंप्लेंट करना बंद करो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तो अब तभी ये सुन ज़ूफेन भी हंसते हुए से कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो तो तुम ये कर सकते हो। तो अब ये सुन क्विलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो बस दांत पीसते हुए उतना ही कह सकता है, ये कमीना मैं इसे जरूर मार डालूंगा। एल्डर युआन उसे शांत करते हुए कहते हैं कि काम डाउन सर यूलिंग, आप शांत हो जाइए। मगर उसी वक्त हमें वहाँ पर उन लोगों के पास में 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वैसे एक लड़का होता है जो कि वहाँ पे आते हुए क्विलिंग को अपना डैड कहते हुए उसकी ओर आ रहा होता है कि उसकी साइड में दूसरी लड़की यूलिंग की बहन यूएर होती है। क्विलिंग अपने बेटे को देख अपने गुस्से को छोड़ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उसका नाम पुकार करके कहता है कि गैंगर, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम इस बार इस कंपटीशन में इनर डिसाइपल के लिए कम्पीट करो, वरना तुम्हारे इस ओल्ड मैन के सारे एफर्ट, सारी मेहनत बिल्कुल ही व्यर्थ चले जाएगी। तो अब क्विलिंग का बेटा गैंगर भी अपने फादर से कहता है, डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इस बार आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर यूलिंग भी अपनी छोटी बहन यूएर से कहती है, यूएर आखिर तुम्हारी डीमन डिवोरिंग शेवर की प्रैक्टिस कैसी चल रही है और क्या तुम कॉन्फिडेंट हो इस आउटर सेक्ट प्रमोशन की कंपटीशन में? तो यूएर कहती है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यूएर को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़ों में अपने एक हाथ को छुपाए हुए होती है। तभी ज़ूफेन की नजर उसके ऊपर पड़ती है और ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि ये क्या ये अभी तक इससे रिकवर नहीं हुई है? दूसरी ओर क्विलिंग यूलिंग से कहता है, यूलिंग तुम्हें क्या लगता है जब मेरा बेटा और तुम्हारी सिस्टर एक साथ लड़ेंगे तो उन दोनों में से कौन जीतेगा? तो यूलिंग कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो मेरी बहन यूएर ही होगी जो कि जीतेगी। तो तभी क्विलिंग कहता है नहीं, वो मेरा बेटा होगा, वो तुम्हारी बहन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यूलिंग कहती है कि नहीं, वो डेफिनेटली मेरी बहन ही होगी। क्विलिंग कहता है कि नहीं मेरा बेटा, यूलिंग नहीं मेरी बहन। तो यही सब बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे से बहस करते रहते हैं और
गुस्से में एक दूसरे को घूरते रहते हैं। तभी उन लोगों के बीच में जूफेन आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि एंड पे जाकर के उन दोनों का ड्रॉ भी हो जाए। इनमें से कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है, वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल बराबर ही है। मैंने सही कहा ना? तभी क्विलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि जूफेन अपने इस बकवास मुंह को बंद रखो, मेरा बेटा इस कंपटीशन में भाग लेने वाला है, मगर फिर भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। और क्या तुम इसकी बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हो, और वो भी इस बात की होप करते हुए कि वो इसमें हार जाए। तभी यूलिंग भी कहती है कि अगर यूएर को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें जरूर दुख होगा, कि फिर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी दूसरी ओर जूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि तो क्या मैंने सही नहीं कहा, कंपटीशन में जीत हार, हार जीत और ड्रॉ ही होता है, तो फिर आखिर वो कैसे इसके अलावा कुछ और सहज नौकाएं कर सकते हैं। अब जूफेन की ऐसी बातें सुन यूलिंग भी चिल्लाते हुए उससे कहती है, जूफेन सचमुच तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। दूसरी ओर यूएर भी ये सब देख अपने मन में कहती है कि मैं ये समझती हूँ कि मैं जब भी हर बार इससे मिलती हूँ तो हर बार ये मुझे परेशान करता है, मगर इस बार मेरी सिस्टर भी इससे इतनी ज्यादा नाराज क्यों है। तो अब तभी गेंगर भी अपने डैड से पूछता है कि डैड आखिर ये कौन है। गेंगर की ये बात सुनने के बाद में जूफेन हंसते हुए नीचे उतरता है और गेंगर के सामने जाकर के उससे कहता है, मैं तुम्हारे फादर का फेलो डिसाइपल जूफेन हूँ, और क्योंकि अब जबकि तुम उसके बेटे हो तो अब से तुम मुझे सीनियर अंकल जूफेन कहोगे। अब तभी ये सुन गेंगर भी जूफेन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, सीनियर अंकल जू, मैं कोई गैंग आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ। जूफेन भी उससे ये सुन उससे कहता है कि बहुत अच्छे, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। और दूसरी ओर उसका फादर क्विलिंग चिल्लाते हुए जूफेन से कहता है, जूफेन अब तुम मेरे बेटे को बुली करना बंद करो। तो गाइज अब इधर इसी फनी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि क्विलिंग के बेटे से मजाक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे फादर का फेलो डिसाइपल जूफेन हूँ, और अब क्योंकि तुम उसके बेटे हो तो इसलिए तुम मुझे सीनियर अंकल जू कह सकते हो। अब इधर जूफेन की ये बात सुन क्विलिंग का बेटा यानी कि गेंगर वो भी जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर अंकल जू, मैं हूँ क्वी गैंग और मैं आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ। तो अगर जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। कि उसका फादर चिढ़ते हुए जूफेन से कहता है कि जूफेन कमीने कहीं के, मेरे बच्चे को बुली करना बंद करो। इतना कहने के बाद क्विलिंग गेंगर से कहता है, गेंगर तुम्हें इतना ज्यादा नाइस और भोला पर्सन नहीं बनना चाहिए, कोई भी तुम्हें बड़ी ही इजीली पागल बना ले। ये कमीना तो बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडिजिकल सन है, अगर ये मेरे साथ का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आखिर तुम इसे सीनियर अंकल कैसे कह सकते हो। तो इधर जूफेन भी कहता है कि आखिर तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं तुम्हें अपना फेलो ब्रदर भी कहूँ, कि इस चीज से तो तुम्हें काफी ज्यादा खुश और हॉनरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तुम्हारा बेटा अपने अंकल के पास रोता हुआ आएगा शायद कहीं मैं उसे इग्नोर न कर दूं। तो क्विलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंगर भी अपने फादर से कहता है, डैड अगर ये आपका सीनियर ब्रदर नहीं है तो आखिर ये आपको इस तरीके से कैसे चढ़ा सकता है, और अब भी आखिर आप इसे कैसे झेल रहे हैं। क्विलिंग जूफेन की ओर इशारा करते हुए कहता है, गेंगर देखो से वो कुछ भी नहीं है, वो एक नोबडी है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्शंस का यूज करते हुए इस सेक्ट में एंटर हुआ है, और एक दिन ये यहाँ का एग्जीक्यूटिव भी बन जाएगा, मगर फिर भी इसके अलावा ये अपनी लाइफ में और कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम कभी भी एक इस तरीके के पर्सन के साथ में ना तो कभी हैंग आउट करना और ना ही कोई बातचीत करना, ये तुम्हें भी बिल्कुल अपनी ही तरह डाउन कर देगा। अगर तुम तो सिर्फ हायर अचीवमेंट्स को पाने के लिए ही पैदा हुए हो। और तभी जूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक प्रोडिजिकल सन हूँ, और तो क्या तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सेम ही नहीं हो जो कि अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने मामूली से पुलिंग कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान के लालच का कोई अंत नहीं है, पावर्स के आ जाने से इंसान के पास स्कैमिंग्स भी आ ही जाती हैं, और यही सिर्फ एक लॉजिकल चीज है। पावर आ जाने के बाद एक पॉइंट पर तुम हर एक वो चीज कर सकते हो जो भी कुछ तुम करना चाहते हो, और जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरा एक प्रोडिजिकल सन होने की वजह से मजाक उड़ा रहे हो, जबकि वास्तव में तो तुम लोग मेरे ही कदमों को फॉलो कर रहे हो और दूसरों को चुनना चाहते हो। और बात तो सिर्फ बस इतनी सी है, तुम लोग बस इस जेलेसी को एडमिट नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर हम सभी के सभी लोग डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, तो फिर बेगुनाही का नाटक करते हुए दिखावा करने में आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में क्विलिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जूफेन के ऊपर चिल्ला करके कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपनी महानता की बातें अपने पास रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे जैसे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा और यूएर ये दोनों ही तुमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। इनके पास बहुत सारा टैलेंट है और हम लोग यहाँ
यहाँ पर इनके लिए ही काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स को ही प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके टैलेंट को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। तो बहुत ही जल्दी ये लोग अपने टैलेंट के बड़ों से बहुत ही सारी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर लेंगे। एक तरफ यहाँ पर तुम हो कि यहाँ पर इस लेबर ऑफिस में अपने कनेक्शंस की वजह से सरवाइव कर पा रहा है, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मारे ही जाने वाले हो। तुम इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते और ना ही तुम्हारा इससे आगे कोई भी टैलेंट बढ़ सकता है। हमारे पास तो कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी नहीं है और ना ही तुमने कुछ ज्यादा अच्छा कल्टीवेट भी किया है। ये बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने फिर भी अपने आप को काफी ज्यादा हायर कल्टीवेट कर लिया है। बाकी सभी के मुकाबले तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है। जो भी कोई इस असुरा सर्कल में हिस्सा लेते हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाए हो। मगर अगर तुम इसी तरह आगे भी कंटिन्यू करते ही रहे तो मुझे पक्का पता है कि आज या फिर कल कोई न कोई तुमसे आगे जरूर निकल जाएगा और जब एक बार वो वक्त आएगा तो तुम भी असुरा सर्कल में मारे जाओगे और तुम्हारी बैकग्राउंड भी उस समय कोई काम नहीं आएगी। तुम्हारा बैकग्राउंड वाला बंदा भी कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। तो अब इसी के साथ में जू फैन भी कुछ महानता की बातें करते हुए कहता है, तुम एक बेवकूफ इंसान हो और तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मार्शल आर्ट्स की जो कुछ भी स्किल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के टूल्स होते हैं और हमारी अंदर की इक्वेशन ये हमारी कोर होती है। ये बात तो ठीक है कि मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में पता होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कल्टीवेटर्स नहीं हैं। कल्टीवेटर होने के लिए हमारा दिल डाउ का होना चाहिए। डाउ की मदद से ही हम सारी मिस्ट्रीज को एडवांस में जान सकते हैं। एक इनसाइड कल्टीवेटर होते हुए भी स्किल्स और कल्टीवेशन मेथड्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना और बुनियादी बातों की उपेक्षा करना, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा हंसी दिला देने वाली बातें हैं। तो अगर जूफेन की ये सारी महान बातें सुनने के बाद में क्विलैंग और हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर एल्डर युआन को सब कुछ समझ में आ जाता है। जबकि क्विलैंग जूफेन से कंफ्यूज होते हुए कहता है कि जूफेन क्या क्या आखिर तुमने ये सब क्या कहा? मैं तुम्हारी एक बात भी कैच नहीं कर पाया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब क्विलैंग की इतनी ज्यादा बेवकूफी बड़ी बातें को सुन करके एल्डर युआन भी काफी ज्यादा शौक की वजह से पीछे की ओर गिर गए होते हैं। तभी वो हंसते हुए खड़े होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि इस सेक्ट के डिसाइपल्स हमेशा लड़ते रहते हैं और रूथलेस होते ही अपनी एबिलिटीज को अपनी दाव के ऊपर और भी ज्यादा छोड़ देते हैं। अगर ये थोड़ी शर्म की बात है कि क्विलैंग एक रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट होते हुए भी दाव को लेकर के बिल्कुल ही अज्ञानी है, जबकि उसकी जगह पर जूफेन जो कि हाल ही में ही सेकुलर वर्ल्ड से आया है, उसके पास दाव को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंसेन और अमेजिंग नॉलेज है। और अगर ये अपनी इस नॉलेज के साथ में हमारे सेक्ट को लीड करता है तो ये हमारे सेक्ट को पक्का से सही रास्ते पर ले जाएगा, बिल्कुल एक शानदार भविष्य की ओर। तो अब जब वो सभी लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन लोगों के बीच में कोई आता है और उनसे कहता है कि ओ ये सब कुछ क्या है? आखिर सभी के सभी लेवर डिसाइपल्स इस तरीके से खाली कैसे पड़े हुए हैं? अब इसी के साथ में हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सिस्टर हु मेयर होती हैं। वो वहाँ पर सभी डिसाइपल्स के बीच से आगे निकलती हैं कि बाकी के सभी डिसाइपल्स उन्हें देख काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर जूफेन उसे देख अपने मन में कहता है ये अपनी इस काइंड स्माइल के साथ अपना एक जानलेवा खंजर छुपा करके रखती है और लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो तब मेरे ऊपर हमला किया गया था और इस बार जब ये एक बार फिर से आई है तो मुझे पक्का से पता है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन इस समय इसका टारगेट अब वो मैं नहीं हूँ। मगर इसी के साथ में हमें दूसरी ओर यूलिंग को दिखाया जाता है कि हु मेयर को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ग्रीट करते हुए उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर मेयर काफी समय हो गया आपसे मिले हुए और आपका बेहद बेहद शुक्रिया मेरी बहन म्यूयर का देखभाल करने के लिए, जबकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता है कि आखिर मैं आपके इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगी। तो अब तभी हु मेयर भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है आखिर तुम इतनी ज्यादा फॉर्मल क्यों हो रही हो, क्योंकि आखिर पे तो हम सभी ही बहनें ही है ना। इसी के साथ फिर हु मेयर यूयर की ओर देखती है, यूयर से कहती है कि ओ यूयर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। यूयर कहती है कि सीनियर सिस्टर मेरी प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। मगर तभी हु मेयर यूयर के कंधे पर अपना हाथ रखती है और इसी के साथ में वो अपने हाथ से यूयर के ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करती है, जो देख करके यूयर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। तभी मेयर यूयर से कहती है कि यूयर तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी और देखो अपनी बहन की ओर, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही है और तुम भी ये बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बहन की ये सारे एफर्ट्स बिल्कुल वेस्ट जाएं, इसलिए तुम्हें एडवांस में और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अब इधर इसी के साथ में यूयर मेयर की बातें सुनते हुए प्रेशर को जैसे जैसे झेल रही होती है, जबकि दूसरी ओर जूफेन भी उन लोगों की ओर देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। तभी यूयर गैंगर से भी कहती है कि ओ गैंगर तो अब तुम बताओ आखिर तुम्हारी ब्लड एनिलेशन टेक्निक कैसी चल रही है। तो गैंगर कहता है कि बहुत ही अच्छी, इन दिनों तो मैंने उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेट प्रोग्रेस की है सीनियर आंटी मेयर, मैं डेफिनेटली
डेफिनेटली इस कंपटीशन में आगे बढ़ के ही रहूंगा और मुझे अपने आप पर भी पूरा भरोसा है कि मैं इस कंपटीशन में आउटर सेक्ट से इनर सेक्ट में जा करके ही रहूंगा। तो अब तो क्विलिंग भी आगे बढ़ता है और मेयर से कहता है, सिस्टर मेयर, इस सब के लिए आपका शुक्रिया, जो कि आपने गैंगर के अंदर इस कंपटीशन में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ला दिया। आपने ही गैंगर को ये ब्लड एनिलेशन मार्शल आर्ट दी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स को ही मिल सकती है। और मेरे और यूलिंग के बाहर निकालने के बाद से हम लोग आपको पाकर के बहुत ही ज्यादा धन्य हैं। यहाँ तक कि हम लोग तो स्पिरिचुअल हॉल में एंटर करने के लिए आपका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। तो मेयर कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपके लिए कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो और मैं सीनियर ब्रदर के लिए इतना भी नहीं कर पाई तो मेरा यहाँ पर होना तो बिल्कुल ही बेकार है। और तुम्हारे बेटा गैंगर के लिए तो मैं एक सीनियर आंटी की तरह हूँ। और देखो जरा उसकी सीनियर आंटी उसके लिए क्या लेकर के आई है। तो अब इसी के साथ में मेयर अपनी एक बहुत ही स्पेशल पॉकेट के अंदर से एक पिल बाहर निकालती है और गैंगर से कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई हूँ। ये एक 5th ग्रेड के स्पीड ब्लड पिल है और इसको खजाने से तुम्हारी पावर बढ़ेगी और अगर फाइटिंग के दौरान तुम्हें लगे कि तुम अब फाइट नहीं जीत पाओगे या फिर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर ज्यादा हावी आ रहा है, तो तब उस वक्त तुम इस पिल को निगल लेना, जिसके साथ ही तुम्हें एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बूस्ट मिलेगा। तब तुम बहुत ही आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हराकर कंपटीशन को जीत करके इनर डिसाइपल बन जाओगे। तो अब इधर मेयर की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग थोड़ा इमोशनल होते हुए मेयर से कहता है कि मेयर तुम बिल्कुल इसकी मदर की तरह हो। मेयर कहती है कि सीनियर ब्रदर अब आप ऐसा तो मत कहो। तो अब इधर इसी के साथ में मेयर क्विलिंग और यूलिंग से कहती है सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आप लोग जल्द से जल्द इस कंपटीशन के स्टेज को तैयार करा दीजिए और ध्यान रहे इस चीज में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अब मैं यहाँ से चलती हूँ ताकि एंड पे आपको इस चीज में देरी ना हो जाए। इसी के साथ में मेयर यूएर और गैंगर से भी कहती जाती है, यूएर गैंगर तुम दोनों ही काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करना, क्योंकि तुम लोग हमेशा ही अपने डैड और अपनी सिस्टर की मदद के पीछे ही नहीं रह सकते और अब तुम लोग काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसलिए आगे तुम्हें अब खुद से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना कह करके मेयर वहाँ से उड़ करके बड़ी तेजी से चली जाती है, जबकि बाप और बेटे दोनों ही मेयर को खुश होते हुए जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी जुफेन उन लोगों से कहता है कि ये देख करके कि इस लेबर ऑफिस में हम सभी कंपेनियंस हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को याद दिला देता हूँ कि वो लड़की कोई एंजल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद इसीलिए कर रही है कि तुम लोगों को लेकर के उसके कुछ फ्यूचर गेम्स हैं। तो गाइज अब इधर जुफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।